नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, लाल किले का मास्टर माइंड दीप सिद्धू गिरफ्तार, दिल्ली में पूछताछ। गुलाम नबी की विदाई पर संसद में रोए मोदी तो उठने लगे सवाल। 6 पत्रकारों और शशि थरूर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सरकार की आलोचना करने वाली वेबसाइट न्यूज क्लिक पर ईडी के छापे। वीके सिंह के बयान से खुश चीन बोला, भारत ने किया सीमा का उल्लंघन। साइबर वॉलंटियर के जरिए ऑनलाइन मीडिया पर शिकंजा कसेगी सरकार। खास खबरों के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटे निवेदन। पहला तो यह है कि सत्यहिंदी.com का ऐप कृपया तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि सत्यहिंदी.com को आर्थिक सहयोग देने के लिए इसकी सदस्यता योजना में हिस्सा लीजिए, इसकी सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए आप ये काम जरूर करेंगे। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। गणतंत्र दिवस पर लाल किले की घटना के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई है। सिद्धू को मंगलवार सुबह पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया था। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर निशान साहिब फहराए जाने की घटना के बाद से ही दीप सिद्धू फरार था। हालांकि वो फेसबुक पर लगातार वीडियो जारी करके अपनी बातें भी रख रहा था। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद ये कहा जा रहा था कि उसे शय मिली हुई है, और तभी वो सैकड़ों लोगों के साथ लाल किले तक पहुंच गया। दीप सिद्धू से पूछताछ के बाद ये पता चलने की उम्मीद है कि लाल किले पर निशान साहब फहराने और ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के पीछे किसका हाथ है। दीप सिद्धू पंजाबी फिल्मों का अभिनेता है और वो बीजेपी का कार्यकर्ता भी, प्रचारक भी। कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने सिद्धू व 3 अन्य लोगों पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। सिद्धू के अलावा लाल किले पर निशान साहिब फहराने वालों में जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंट सिंह भी शामिल थे। तो दीप सिद्धू की गिरफ्तारी जरूरी थी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पुलिस उससे सही राज उगलवा सके, या उगलवा ले तो हमें बताए भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भूमिका से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। दिल्ली पुलिस ने ही अगर दीप सिद्धू और उनके साथियों को लाल किले तक पहुंचने दिया, उन्हें वहां हंगामा करने दिया, वहां निशान साहिब फहराने का अवसर दिया होगा, तो जाहिर है कि इस पूरे मामले में लेपा पोती ही होनी है। और पूरा संदेह तो यही है कि जो कुछ भी हुआ वो दिल्ली पुलिस की निगरानी में हुआ, देखरेख में हुआ और उसकी मदद से किया गया। तो दीप सिद्धू की गिरफ्तारी एक औपचारिकता जैसी लगती है कि क्योंकि एक मामला दर्ज किया गया उसके खिलाफ, तो उसकी गिरफ्तारी लाजमी है, उसके लिए इनाम भी घोषित किया गया। और चूंकि दीप सिद्धू के संपर्क प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी जुड़ रहे थे उनकी तस्वीरों के जरिए। सनी देओल के तो वो प्रचारक थे ही, चुनाव प्रचार में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो संदेह के दायरे में दीप सिद्धू को बहुत पहले ला चुकी हैं। उसके जो एसोसिएशंस हैं बीजेपी के साथ, संबंध हैं, उनसे ये सब जाहिर हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि सच क्या कभी सामने आएगा, खासतौर पर तब जबकि बीजेपी की भूमिका से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, दिल्ली पुलिस की भूमिका से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, और गृह मंत्रालय जिस तरह से इन मामलों को देख रहा है उनसे भी हम बखूबी वाकिफ हैं। तो ये सिलसिला ऐसा है कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी भी हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रेरित नहीं कर रही कि इससे सच्चाई सामने आएगी। अगली खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में भावुक हो गए और उनके आंसू निकल आए। वरिष्ठ
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आज़ाद की जमकर तारीफ की। एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से उस समय गुलाम नबी आज़ाद फंसे हुए लोगों की चिंता अपने परिवार के सदस्यों की तरह कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस वक्त गुलाम नबी जी मुख्यमंत्री थे और मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था। गुजरात के कुछ यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, 8 लोग उसमें मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का फोन मेरे पास आया, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। इसी वक्तव्य को सुनाते हुए, घटना को सुनाते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आज़ाद को अपना मित्र बताया और कहा कि सत्ता जीवन में आते रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना है ये कोई गुलाम नबी आज़ाद से सीखे। गुलाम नबी ने भी अपने विदाई भाषण में कई किस्से सुनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ वहाँ किस तरह के हालात हैं तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। विश्व में अगर किसी मुसलमान को गौरव होना चाहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए, उनके आंसू निकल पड़े और ये पहली बार नहीं है। कुछ लोगों ने गणना करके बताया कि ये 9वीं बार उनके आंसू निकले हैं। सवाल उठता है कि गुलाम नबी आज़ाद की विदाई पर आंसू निकले उस घटना पर जिनमें 8 गुजराती लोगों पर आतंकवादी हत्या आक्रमण हुआ था और वो मारे गए थे। तो गुजरातियों के मारे जाने पर उन्हें दुख हुआ और जो गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह से मदद की उसकी वजह से भी वो भावुक उठे। तो ये एक हमदर्दी, एक सहानुभूति और एक कहना चाहिए अनुभव था जिसकी वजह से वो विगलित हो गए। लेकिन अगर इसी तरह की हमदर्दी, इसी तरह का जज्बा वो दिखाते हाथरस में जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई और पुलिस ने दबाने की कोशिश की, अगर उसमें भी उनके 2 आंसू निकल आए होते, या जगह जगह मॉब लिंचिंग में बहुत सारे मुस्लिम लोगों को मारा गया है उस पर उनके आंसू निकल आते, या मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे और बड़े पैमाने पर मुसलमान मारे गए, या दिल्ली में अभी हाल में दंगे हुए थे उनमें मुस्लिम मारे गए, या जो भी मारे गए उन पर आंसू निकल आते, तो समझ में आता कि प्रधानमंत्री सचमुच में सहृदय हैं और उनके अंदर इस तरह की भावनाएं हैं जो दूसरे के दुख में दुखी होता है। लेकिन इस प्रसंग में उनके आंसू निकलना, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि ये आंसू सचमुच के हैं, क्या ये दिखावटी है, नौटंकी है, या केवल सहानुभूति हासिल करने की एक कोशिश है, एक राजनीतिक ड्रामेबाजी है जो उन्होंने आज राज्यसभा में दिखलाई। तो जाहिर है कि अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न घटनाओं पर उस तरह से एक जैसा नहीं दिखता है तो सवाल उठते हैं कि किसी एक खास मौके पर आप इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो ये सवाल उठते हैं। गुलाम नबी आज़ाद अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपने काम की वजह से एक अलग छवि रखते हैं। उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं और चूंकि अभी सोनिया गांधी के नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करते रहे तो शायद इसलिए भी प्रधानमंत्री मोदी को वो पसंद आ रहे होंगे, या बहुत सारे लोग तो इससे आगे जाके सोच रहे हैं कि शायद गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाए और बीजेपी उन्हें कोई बड़ा ओहदा देकर और अपने लिए एक और मुस्लिम फेस और ख़ासतौर से कश्मीरी चेहरा भी जुगाड़ कर ले। तो बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए राजनीति के आंसुओं को बहुत ही गहराई से देखना और परखना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 पत्रकारों और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि अगले आदेश तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इन 6 पत्रकारों में इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे, कौमी आवाज के मुख्य संपादक जफर आगा, द करवा के मुख्य संपादक परेश नाथ, संपादक अनंतनाथ और कार्यकारी संपादक विनोद के जोश हैं। याद दिला दें कि 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान एक किसान नवरीत सिंह के मारे जाने से जुड़े ट्वीट करने के मामले में इन सभी लोगों पर राजद्रोह का मामला दायर किया गया है। आरोप लगाया गया है कि इन सभी अभियुक्तों ने आपसी सहयोग से सुनियोजित साजिश के तहत गलत जानकारियां प्रसारित की
कि पुलिस ने एक आंदोलनकारी को गोली मार दी है। ये इसलिए किया गया ताकि बड़े पैमाने पर दंगे हों और समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो। एडिटर्स गिल्ड ने इन 6 पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की निंदा करते हुए उस पर चिंता जताई थी। उसने एक बयान जारी करके कहा था कि राजद्रोह, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ी 10 धाराएं लगाना अधिक चिंता की बात है। उसने एक बयान जारी करके कहा था कि FIR में ये बिल्कुल गलत कहा गया है कि ट्वीट गलत मंशा से किए गए थे और उसकी वजह से ही लाल किले को अपवित्र किया गया। तो ये जो 6 पत्रकारों और शशि थरूर पर ये जो मामले दर्ज कराए गए हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, ये राजनीति से प्रेरित है। ये पहले दिन से दिख रहा है क्योंकि जिन पत्रकारों को चुना गया है वो सरकार के विरोध में लिखते रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते रहे हैं और शशि थरूर तो खैर कांग्रेस के नेता हैं ही। तो एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से पत्रकारों को धमकाने की, पत्रकारों को डराने की ये एक हथकंडा है जो लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। और इन राज्यों में जिन्होंने ये FIR की हैं वो आप समझ सकते हैं उनके संबंध संपर्क किनसे होंगे। तो ये बहुत स्पष्ट है कि अब आप देखिए कि तबलीगी वाला जो मामला हुआ था उसमें कई चैनल हिंसा भड़का रहे थे, गलत खबरें प्रसारित कर रहे थे, लेकिन क्या आपने सुना कि अर्णब गोस्वामी या सुधीर चौधरी या दीपक चौरसिया या रोहित सरताना या अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर के खिलाफ कोई मामला कहीं दर्ज किया गया हो? और इस तरह का जिसमें राजद्रोह का मामला जोड़ दिया जाए या आतंकवादी प्रतिरोध अवरोधक नियम UAPA लागू कर दिया जाए, इस तरह की धाराओं का इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत साफ है कि एक खास तरह के पत्रकारों, खास तरह के नेताओं, खास तरह के आंदोलनकारियों को टारगेट करके इस तरह से फंसाया जाता है। और ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। कायदे से तो ये FIR क्वेश कर देने चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपना वक्त लगाएगा ही। और आगे क्या होगा अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट उसी तरह से कार्रवाई करता है कि नहीं जैसे अर्णब गोस्वामी और अमीश देवगन जैसे लोगों के मामले में करता है। अगली खबर लेते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंगलवार को न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापा मारा है। दफ्तर के अलावा न्यूज क्लिक के निदेशकों और शेयर धारकों के घरों पर भी छापे मारे गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अभिसार न्यूज क्लिक के लिए 2 शो करते हैं। न्यूज क्लिक वेबसाइट सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाती रही है। माना जा रहा है कि इसी के चलते कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की गई है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई को लेकर इन दिनों लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल में सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे मनदीप पुनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसका भी सोशल मीडिया पर जोरदार विरोध हुआ था। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने पुनिया को जमानत दे दी थी। और अभी मैंने 6 पत्रकारों की बात इस खबर के पहले वाली खबर में की, और ऐसे दर्जनों मामले हैं जिनमें इस तरह से द वायर का भी मामला है, scroll.in का भी मामला है। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे मीडिया संस्थान हैं जिनको टारगेट करके निशाना बनाकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, धमकाने की। कहीं ED पहुंचती, कहीं इनकम टैक्स, कहीं CBI, और ये सिलसिला चल रहा है। तो ये पूरा एक राजनीतिक एजेंडे के साथ ये सब कुछ चल रहा है। इसे हमें समझना चाहिए कि जो भी सरकार की आलोचना कर रहा है, जो भी सरकार से सवाल कर रहा है, उसी पर निशाने साधे जा रहे हैं और छोटी मोटी चीजों को बहाना बनाकर उन पर बड़े बड़े मामले दर्ज किए जा रहे हैं ताकि उन्हें डराया जाए, धमकाया जाए, उन्हें सरकार के विरोध से रोका जा सके। अगली खबर लेते हैं। भारत के परिवहन राज्य मंत्री VK सिंह के चीन पर दिए गए बयान को चीन ने लपक लिया है। चीन ने कहा कि भारत ने स्वीकार कर लिया है कि उसने घुसपैठ की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, भारत की ओर से न चाहने के बाद भी इस बात को स्वीकार किया गया है। लंबे समय से भारत की ओर से सीमाई इलाकों में बिना इजाजत के चीनी सीमा में घुसने की कोशिशों की वजह से विवाद उलझे हैं और यही सीमा पर तनाव की मुख्य वजह है। बता दें कि VK सिंह ने कहा था कि अगर चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का 10 बार उल्लंघन किया है तो भारत ने कम से कम 50 बार किया होगा, लेकिन सरकार बताती नहीं है, जिसके बाद से चीन भारत पर हावी हो गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के बयान को चीन ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था। उस बयान में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत की सीमा में
कोई नहीं घुसा है। साफ है कि वीके सिंह के बयान को चीन अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस्तेमाल कर सकता है। चीन इसे इस तरह दिखाएगा कि भारत की ओर से खुद ही स्वीकार कर लिया गया कि उसने उससे कहीं ज्यादा बार सीमा पर उल्लंघन किया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच किसी तरह का विवाद या जंग होने पर उसे दोष नहीं दिया जा सकता है। भारत के मंत्री की ओर से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन ने लद्दाख में के क्षेत्र में भारत की जमीन कब्जा ली है और अरुणाचल प्रदेश में भी एक गांव बसा लिया है। तो आप दो बयानों को जोड़कर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भारत के लिए कितना घातक है। एक प्रधानमंत्री का ये कहना कि चीन ने भारतीय सीमा में कोई घुसपैठ नहीं की है और उसने किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, और दूसरी तरफ हमारे जो वीके सिंह साहब हैं जो कि बहुत ही बड़बोले मंत्री माने जाते हैं और तमाम तरह की बड़बोले बयान देते रहते हैं, उससे साफ है कि दोनों, एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसी ने घुसपैठ नहीं की और ये कह रहे हैं कि भारत ने 10 के मुकाबले 50 बार घुसपैठ की होगी। तो बड़ा आधार मिल गया है अब चीन को कि इन दोनों बयानों को साथ रख के वो बता दे कि सीमा पर जो भी विवाद हो रहा है दरअसल उसके लिए जिम्मेदार भारत है, न कि चीन है। और ये हमारे वीके सिंह ने और प्रधानमंत्री ने मिलकर उसका काम आसान कर दिया है। तो विश्व बिरादरी के सामने चीन के लिए एक बहुत बड़ा उसके हाथ में हथियार हमारे मंत्री जी ने दे दिया और प्रधानमंत्री पहले ही दे चुके थे। आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार किस ढंग से चीन से डील कर रही है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ऐसे वॉलंटियर यानी स्वयं सेवकों की तैनाती करने जा रही है जो एंटी नेशनल कामों के बारे में सरकार को जानकारी देंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम सेल साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम लेकर आई है। इन वॉलंटियर का काम गलत और गैर कानूनी कामों की पहचान करना और सरकार को इस बारे में बताना होगा। इन कामों में एंटी नेशनल गतिविधियों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आतंकवाद, कट्टरता से जुड़ी बातों को शामिल किया गया है। एंटी नेशनल काम कौन से होंगे इसे लेकर कुछ भी साफ नहीं किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा और इससे मिले फीडबैक के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इस काम के लिए नोडल सेंटर होगा। जो भी लोग वॉलंटियर बनना चाहते हैं वो खुद को इसके लिए अपने राज्यों में रजिस्टर करा सकते हैं। वॉलंटियर बनने की इच्छा रखने वालों को सरकार को अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह देना होगा। राज्य सरकारें साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम के तहत रजिस्टर कराने वाले वॉलंटियर का सत्यापन करेंगी। अभी तक सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वो कानूनी रूप से इस बात को कह सके कि एंटी नेशनल कंटेंट क्या है, कौन सा शख्स या कौन सा काम एंटी नेशनल है। कई लोगों पर एंटी नेशनल काम करने के आरोपों के चलते यूएपीए लगाया जा चुका है और उन्हें जेलों में डाला गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इसका निश्चित रूप से दुरुपयोग किया जाएगा क्योंकि कोई भी शख्स अपने राजनीतिक विरोधी के किसी काम को लेकर सरकार को रिपोर्ट देगा और अमुक शख्स का ये काम एंटी नेशनल है, फिर सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की। तो बहुत सोचा समझा प्लान है। ये समझने की बात है कि ये साइबर वॉलंटियर दरअसल सरकार की सेना होंगे, जो संघ परिवार के लोग होंगे और जो संघ की विचारधारा, संघ की राजनीति के खिलाफ लिखने बोलने वाले होंगे। उनको टारगेट करना है। पूरे देश भर में इस वॉलंटियर का जाल बिछेगा। सरकार उन्हीं वॉलंटियर को चुनेगी जो उनके मतलब के हैं। आप समझ सकते हैं उनके मतलब के कौन लोग हैं। उन लोगों को चुनकर ये उनको बताया जाएगा कि ये गतिविधियां एंटी नेशनल मानकर चलिए आप, और वो गतिविधियां वही होंगी जो 6 पत्रकारों को उसमें एंटी नेशनल बना दिया गया है, राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया है। तो जो भी सरकार की आलोचना करेगा, सरकार से सवाल पूछने की जरूरत करेगा, उसे एंटी नेशनल मानकर उसके खिलाफ मामले दर्ज किए जाने शुरू हो जाएंगे। तो एक ऐसी सेना, एक ऐसी सेल बनाई जा रही है जो आतंक का विस्तार करेगी। साइबर की दुनिया में सरकार परेशान है कि इतना विरोध, इतना सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकार की फजीहत हो रही है। तो अब इस पूरे मीडिया को, सोशल मीडिया को, साइबर मीडिया को कंट्रोल करने की और वहां हर तरह के विरोध को कुचल डालने की रणनीति का हिस्सा ये साइबर वॉलंटियर का रिक्रूटमेंट होगा। इसकी जो स्ट्रेटजी बनी है उसका मकसद
यही होगा और हम आने वाले दिनों में इसको हकीकत में तब्दील होता हुआ देखेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इसे बड़े पैमाने पर लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।